नमस्ते साथियों, आप सबका फिर से एक बार फिज़िक्स की दृष्टि में स्वागत है। और आज हम जी सेट 2021 का फिज़िक्स के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पार्ट 2 या पेपर 2 में फिज़िक्स सब्जेक्ट आता है और आज हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा पेपर का फ्रंट पेज दिखेगा जिसमें आपको OMR शीट का नंबर यहाँ डालना है, जो भी आपका हो 1 2 3 4, और आपका रोल नंबर यहाँ भर देना है। और जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे वो यहाँ पर अपने साइन और सिग्नेचर कर देंगे। 32 पेजेस का प्रिंटेड पेपर आपको मिलेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है पेपर नंबर 2, दिसंबर 21 का पेपर है ये, लेकिन लिया गया था जनवरी 2022 में लिया गया। तो मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन एक एक स्लाइड में रख दिया है। जैसे ये देखिए, पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसके जैसे कितने सवाल बन सकते हैं और उसका आंसर हम कैसे ला सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन इसके साथ इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई। फंक्शन दिया गया है एट द पॉइंट पी पॉइंट दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेयर क्यू इज़ अ गिवन। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया है फाई, और फाई फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है। और हमें देखना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, तो वो पहले ही मैंने अपने नोट्स के फॉर्मूले में बताया है। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें उसका डेल फाई लेना है, उसकी किस डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मैं पहले लिखता हूँ डेल फाई। सो डेल फाई क्या होगा, 2xi कैरेट माइनस 2yj कैरेट प्लस 4z की कैरेट। डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेल फाई आ गया। और डेल फाई का पॉइंट क्या दिया है, बोलो, पी पॉइंट दिया है तो उसमें रख देंगे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2y कैरेट माइनस 4j कैरेट y की वैल्यू और z की वैल्यू 12k कैरेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डेल फाई। ठीक है, अब क्या कौन सी डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन हमें दी है पी क्यू डायरेक्शन। तो पी क्यू के लिए एक पी पॉइंट दिया है 1 2 3 और क्यू पॉइंट दिया है 5 0 4। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पी क्यू की डायरेक्शन ऐसे लिखी जाएगी, इसमें से इसको कटाएंगे 5 माइनस 1 तो क्या आएगा 4i कैरेट, सेम माइनस 2j कैरेट और प्लस की कैरेट। ठीक है, और पी क्यू का अगर हम वेक्टर लिखें तो क्या लिखता जाएगा, पी क्यू की डायरेक्शन और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, यस और नो। सो ये वेक्टर हो गया 5i कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस k कैरेट डिवाइडेड बाय इन रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये सेम टू सेम आ जाएगा 4j कैरेट माइनस 2j कैरेट i कैरेट एंड प्लस k कैरेट और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, √21। अब सिंपल है, आपके पास डेल फाई भी है और पी क्यू भी है, तो सिर्फ लिख दो डेल फाई, ये है उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पी क्यू डेल फाई क्या है, 2i कैरेट माइनस 4j कैरेट प्लस 12k कैरेट और उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, 4i कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस k कैरेट डिवाइडेड बाय √21। सो इसका अगर आप इसको इससे गुनाओ, 4 इंटू 2 8 प्लस ये क्या होगा 8 और प्लस 12 डिवाइडेड बाय √21। सो एट द रेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल हो गया 28 डिवाइडेड बाय √21। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, हमारा इसमें से आंसर आ रहा है बी। सो बी है जो हमारा करेक्ट आंसर। तो आप याद रखिएगा, यही है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के हेल्प की मदद से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ़ एफ क्या है, फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स दिया है, देन द वैल्यू ऑफ कर्ल एफ। सिंपल सवाल है,
हमें पहले ही पता है कि अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कर्ल एफ की वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिए। इसका सिमिलर अगर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं जी सेट वाले कि अगर ए जो है या फोर्स दिया है, अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 हो रहा है। लेकिन वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर पूछते हैं कि अगर जो आपको फोर्स दिया है या कोई वेक्टर दिया है वो सोलेनॉइडल फीड है तो क्या, तो उसका डेल डॉट ए 0 आएगा। तो ये भी एक सवाल की पॉसिबिलिटी है जो उसके सिमिलर है, वो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है ये वाला, और बताना है कि आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब ये मैट्रिक्स को आप ज़रा गौर से देखिए, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आई है, 1 है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 1 है आई ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर आई 1 भी और 1 आई भी लिखा जा सकता है। तो ये कैसा टाइप है, ये ऑर्थोगोनल टाइप है। और ऑर्थोगोनल टाइप रहा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा ऑलवेज कॉम्प्लेक्स विथ मॉड्यूलस 1। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका सी आंसर कैसे आया, तो हमारे पास कई सारे ऐसे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पहले से ही है, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़, अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, जैसे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है, ये स्क्रो हर्मिशियन में ऐसा होता है, ऑर्थोगोनल ये टाइप था उसका, तो इसका जो हमेशा आइगन वैल्यूज़ आता है वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स विथ मॉड्यूलस 1 आता है, वो पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से ये उपयोगी होते हैं मैट्रिक्स में, सो जिससे आपका समय भी बच जाएगा और आप डायरेक्ट आंसर भी टिक कर पाओगे बेटा। तो ये एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में कैसे मैट्रिक्स बनते हैं, उसके आपको आइगन वैल्यूज़ भी याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसर्स। ये देखिए आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दिया है ये टेंसर, कौन सा है, कोवेरिएंट, और दूसरा दिया है रैंक 2 है, ओके, और ये दूसरा जो है कॉन्ट्रावेरिएंट, वो भी रैंक 2 का है। तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ कि आप अगर कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ जी म्यू वी, और ये क्या दिया है जी न्यू सिग्मा, तो आपको चेक करना है हमेशा कॉन्ट्रावेरिएंट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू आप चेक कीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम है। अगर है तो उसका डायरेक्शन सॉल्यूशन बन जाएगा डेल्टा, और डेल्टा में क्या आएगा, तो ये रह गया वो म्यू, तो वो नीचे आ जाएगा, ये सिग्मा बच गया तो ये आ जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर है, ऐसा हमारा आंसर है डी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है। वैसे ही हमारे नोट्स में काफ़ी सारे टेंसर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको नोट्स दूंगा इसी चैनल पे, आप 1-2 वीडियो तलाश कीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेजल्स इक्वेशंस दिए हैं। अब कोई बच्चा अगर पढ़ा हुआ है इस इक्वेशन को तो वो देख के आंसर टिक कर सकता है। ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आपको, बेजल्स इक्वेशन दिख रहा है, और बेजल इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर, हाँ कि ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। और अगर आपको पता है कि वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या होना चाहिए बेजल्स में, बेजल्स में एक का सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एट अ सिंगुलर z इज इक्वल टू 0, बात ख़त्म हो गई। अगर z इज इक्वल टू 0 है तो उसका इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही सेकंड ऑर्डर का एट द एंड आंसर आता है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको साइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द जनरेटिंग फंक्शन दिया है ये, द लीजेंडरी पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स इस फंक्शन एक दिया है दिस वन, एंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 3 -1 इज इक्वल टू हाउ मच। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आपको लीजेंडरी पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, देखिए
आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है P3 ऑफ -1 फाइंड करना है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, फंक्शन में फंक्शन दिया है P ऑफ n ऑफ x और आपको फंक्शन क्या दिया है, ये वाला। तो लिखिए एक बार 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेस टू 1/2, हाँ कि ना। अब x की वैल्यू क्या, -1 है तो -1 रख दीजिए। 1 माइनस 2 माइनस 1 t प्लस टी स्क्वायर रेस टू 1/2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 प्लस टी का स्क्वायर रेस टू 1/2। ये माइनस है ऐसा, ठीक है, माइनस रह जा रहा है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस टी रेस टू -1। और इसका क्या होगा, इसका आप सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी रेस टू 4। और आपको कौन सा पूछा है, नंबर 3। सो ये रहा 1, 2 और 3। इसका क्या है कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट है -1, तो -1 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बोलो, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है dt इज़ अ करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा लीजेंडर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता ही आता है। वो आपको कोई सा भी फंक्शन दे देंगे तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, जो वैल्यू है उसको रखनी है और उसका कौन सा पावर दिया है वो सॉल्व करके उसका आंसर आपको ले आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये दिया है आपको और उसका रेसिड्यू फाइंड करना है एट अ इन्फिनिटिव। एट अ इन्फिनिटिव यानी क्या, एट अ इन्फिनिटिव रेसिड्यू फाइंड करेंगे मतलब उसके पोल क्या बन जाएंगे, दिया है a और b दोनों इसके पोल बन जाएंगे, यानी z इज इक्वल टू a होगा या z इज इक्वल टू b होगा, ये दिया ही है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, फर्स्ट टाइम z टेंस टू a और प्लस लेट्स चेक लिमिट z टेंस टू b, सिंपल। अब क्या है इसमें, अगर z टेंस टू a लिखे तो इसको लिखा जाएगा z माइनस a, z डिवाइडेड बाय z माइनस a z माइनस b, और सेम इसको लिखे z माइनस b, सॉरी z माइनस b z माइनस a z माइनस b। कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो बची हुई टर्मिनोलॉजी में आप z को a की जगह रख दीजिए, z की जगह a रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस b प्लस ये क्या हो जाएगा b माइनस a हो गया। तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा या b माइनस a कर दीजिए तो इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। इसको कॉमन ले लीजिए माइनस, सो ये हो जाएगा a माइनस b माइनस a माइनस b, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1 और -1 क्या है, -1 है a, तो आपका आंसर क्या हो गया ए सब करेक्ट आंसर। तो ये भी एक ट्रिक होती है रेसिड्यू फाइंड करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं फोरियर सीरीज पे एक क्वेश्चन होगा ही होगा, कोई ना कोई आपको फंक्शन दे देंगे और फोरियर सीरीज पे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है, पीरियड दिया है 2π, ये आपको एक फंक्शन दिया है और फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक्स के रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट और थर्ड का फाइंड करना है और फर्स्ट और थर्ड का यानी a1 और a3 डिवाइड करना है, यही फाइंड करना है ना रेशियो। अब आपको पता है फोरियर सीरीज में आपको क्या निकालना है, ए निकालने के लिए इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटीग्रेशन -π to π f of x cos nx dx। आप a निकाल सकते हो या b निकाल सकते हो, bn इज इक्वल टू सेम इक्वेशन 1/2π -π to π sin nx dx। आप ये निकालो, पहला निकालो, तीसरा निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, या ये निकालो, कोई सा भी निकालो। चलो पहले यहाँ से ट्राई करते हैं, क्या करेंगे 1/π, ये क्या हो जाए -π to π 0 to π, फंक्शन क्या है 0 to π के लिए, वो तो 0 ही है, 1 है, 1 इंटू cos nx, और cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये sin nx डिवाइडेड बाय
n आ जाएगा, और इसकी 0 to पाई लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, मतलब ये नहीं चलेगा। अब यही बचा है, ठीक है। तब इसको देखें कैसे सॉल्व होता है। 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये आ गया, 1 रख देंगे तो साइन nx इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कॉस हो जाएगा 1/पाई कॉस nx डिवाइडेड बाय nx 0 to पाई, 0 to पाई रखेंगे तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए थोड़ी, है। इसमें वैल्यू रख दीजिए पहले पाई की और फिर 0। तो कैसे लिख पाएंगे हम, bn इज इक्वल टू -1/n -1 डिवाइडेड बाय n पाई, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें सिंपल है, n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, यहाँ वैल्यू n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -2/पाई आएगा। n इज इक्वल टू आप 3 रख दीजिए, 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो सेम आएगा -2, लेकिन यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें करना ही वही है, क्या करना है, ये 1 फर्स्ट हार्मोनिक, ये फर्स्ट और थर्ड का रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है -2 डिवाइडेड बाय पाई, थर्ड क्या है -2 डिवाइडेड बाय 3 पाई, ये कैंसिल हो गया, पाई क्या आ गया 3 इज द करेक्ट आंसर। और आंसर नंबर इज सी, डन। तो ये फूरियर सीरीज से आपको आएगा, या तो वो रेशियो पूछेगा, हार्मोनिक का पूछेगा, रेशियो ना पूछे तो ऐसा पूछेगा कि थर्ड जो हार्मोनिक है उसका कोएफिशिएंट कितना है। तो हमेशा आपको ये bn और जो मैंने पहले लिखा था an, ये दो इक्वेशन आपको यूज़फुल रहे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने पहले भी करके दिखा हुआ है सारा सॉल्यूशन, इसीलिए मैं फट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार याद रखना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को भी देखना है। तो मैंने जब इसका सॉल्यूशन किया तो एक भी आंसर इसमें से मैच नहीं हो रहा था, और फिर जाके मैंने साइट पे देखा तो ये क्वेश्चन जी सेट की तरफ से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें एक भी आंसर करेक्ट नहीं, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉट कंसिडरेबल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो देख के टिक कर सकते हो। देखो क्या पूछा है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, और ये सिग्नल आपको याद है मैंने काफ़ी सारे के बताए गए, इसके भी बताए गए, पॉजिटिव का भी बताया था, e⁻s का भी बताया था, e⁻1/s का भी बताया था। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर आप पढ़े हो तो आप आंख बंद करके टिक कर सकते हो कि सर ये। अगर मैं इसका अभी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जाऊँगा तो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि अगर हम वही मेथड है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की जो सब यूज़ करते हैं, तो इसका निकालेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वही मेथड हमें फॉलो करनी है, तो आप कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा। नेक्स्ट देखें। हाँ, ये देखिए बेजल्स फंक्शन दिए हैं और सेम थियोरेटिकल क्वेश्चन है। बेजल फंक्शन J1/2 इज गिवन, और आपको क्या दिया है, उसको कैसे लिखना है, ये बच्चों जैसे सवाल पूछ ले हैं हमसे। ये मैं बिना देखे टिक कर सकता हूँ कि हाँ सर मुझे पता है कि इसको √2πx sin x से दिखाया जा सकता है, क्योंकि बेजल इक्वेशंस का जो फाइनल इक्वेशन है वो तो हमें याद ही रहता है। अगर वो हमें याद है तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो। तो जी सेट में आपका याद रखने की जो ताकत है उसको भी आपको देनी है, क्योंकि आपके पास ओनली 2 आवर्स है, और 2 आवर्स में आपके पास 100 क्वेश्चंस। तो जितना आपको याद रहेगा उतना बहुत ही अच्छा होगा। और मैथमेटिक्स के अप्रॉक्स 11 या 12 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है कि नहीं देखते हैं। हाँ, ये भी है, ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हर बार मैं इसका जिक्र करता हूँ कि अगर आपके पास ये मेथड है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो काफ़ी सारे मेथड मैंने पहले ही बता दी थी, और उसके सामने ऑर्डर क्या आएगा ये भी हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये मेथड का ऑर्डर क्या आने वाला है, h³ आने वाला है। और h³ कौन सा है, ये तो नहीं है, h³ है b, तो b इसका आंसर। तो अप्रॉक्स 11 से 12 क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स में बनते हैं। और मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन कौन से पोर्शन से बनते हैं क्वेश्चन, तो एक फूरियर सीरीज़ हो गया है, फूरियर सीरीज से क्वेश्चंस आता ही है। एक इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आता है। दूसरा अगर आप याद रखिए वो आपको रेसिड्यू फाइंड करने का इक्वेशन पूछ लेंगे। और एक क्वेश्चन आपको अगर पूछते हैं तो वो एक बेजल्स फंक्शन से क्वेश्चंस पूछ लेंगे।
मैट्रिक्स से आपके 2 सवाल बनेंगे और वेक्टर एनालिसिस या फिर आपका लेजेंडरी पोलिनोमियल से ऐसे टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे, तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है और आपको पता चल गया होगा न्यूटन का नाम देख के कि यहाँ से हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या दिया है। नंबर ए दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बात तो सही है। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, रेस्ट को दर्शाता है, और दूसरा क्या है, मोशन F इज इक्वल टू ma को दर्शाता है। सो देर इज नो एक्सेलरेशन और देर इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट केस इज अ स्पेशल केस। और सेम क्या है, द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन बी कंसिडर एज अ स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ मोशन v, ये भी सही है। और आप देखें कि इसका जो है वो रीज़न यही है कि जो रेस्ट में है वो स्पेशल केस है वेलोसिटी का। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल बनते हैं लॉजिकली कि ए ट्रू है वी फॉल्स है, तो ये तो आएगा ही नहीं, दोनों ही सही है। ये क्या दिया है, ये फॉल्स दिया है, ये ट्रू दिया है, ये भी नहीं होगा। ये क्या दिया है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, यस, और आंसर इज व्हाट, सी। So this is the first question from the classical mechanics. Let's check next one. Same question, theoretical question. क्या दिया है, Newton's first law of motion introduce the concept of state of rest. State of rest तो दर्शाता है, लेकिन उसके साथ क्या है, constant velocity हो वो भी दर्शाता है। Force, yes, force भी दिखाता है। There is if the force is not applied, then what happen, rest object in rest and motion object will continuous its motion. Okay, और inertia law of inertia, that is the first law of motion. So इसमें थोड़ा करेक्शन है, रेस्ट को दर्शाता है लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट वेलोसिटी आनी चाहिए वो नहीं है। तो हमारा आंसर 2 और 3 है, 1 वाला 2 वाला, ये भी गलत ये भी गलत, 2 और 3 यस। सो हमारा आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट दिया है चूज द अप्रोप्रिएट। ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से पता लगाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मैं तो क्या करूँगा, मैं तो पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगा और स्टेटमेंट से मैं पता लगा लूँगा। देखें, द फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गया। फ्रिक्शनल को कैसे लिखते हैं, F(r)। कहाँ पर है ऐसा, ये रहा। सो डी में आई आएगा। ठीक है, डी में आई कौन सा है, डी में आई ए यही है, तो यही हमारा आंसर। आप चेक करने के लिए दूसरे कर सकते हो, लेकिन ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए दूसरा कर देता हूँ। देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अब ये क्या आंसर है, अर्थ ग्रेविटी सिंपल, F इज इक्वल टू ma वाला क्वेश्चन आया। तो सेकंड में कौन सा आ रहा है, सेकंड में ए आ रहा है, यही तो है। सो सेकंड में ए, ये सेकंड में ए आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब और देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा भारी है, लेकिन है वैसे हल्का फुल्का। देखिए, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू है और ऑसिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड यानी t फाइंड करना है। और t कौन सा होगा। आपको लग रहा है कि ये जो आपको डराने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, हाँ कि ना, बाकी सिंपल है। लॉजिक क्या है, लॉजिक है हमारे पास कि अगर हमें लिखना है वेलोसिटी तो कैसे लिखते हैं, dx/dt लिखते हैं, हाँ कि ना। और अगर मुझे t लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, dx/v लिखूँगा। और मुझे t फाइंड करना है तो इसका मैं क्या कर लूँगा, इंटीग्रेशन कर लूँगा, इंटीग्रेशन 1/v × dx। ऐसे ही लिखा जाता है ना t को, तो बस कंपेयर कर लो। ये v क्या है, v आपकी वेलोसिटी है, ये क्या है, ये पोटेंशियल है, तो ये 1/v, ये 1/2 mv² को लिखा जा सकता है। ऊपर m है नहीं, ये तो डायमेंशन ही सेट नहीं होता, ये ऊपर है, कैंसिल हो गया। ये देखिए थर्ड वाले में क्या है, यहाँ रख दीजिए आप 1/2 mv² और नीचे 2m है, mm कैंसिल हो रहा है, लेकिन 1/2 नहीं आ रहा, कैंसिल हो गया। ये देखिए आप, इसमें क्या है, m है, ठीक है।
ये 2 है और v की जगह क्या रखेंगे 1/2 mv², हाँ कि ना, 2 कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया और इस पे भी रूट है, सो ये रूट भी कैंसिल हो गया, तो ये 1/v इंटू dx ही तो है। और ऐसे आप पता लगा पाए कि d जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो हर बार हमें वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जाना, कुछ बातों में हमारा लॉजिक भी लगा देना है और ऐसे ही लॉजिक से आप जी सेट को क्वालिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि दो कोलिजन हो रहा है, पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे का m2 है, और आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैव मास m3 एंड m4, सो द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब तो ये गधे को भी पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, मोमेंटम दिया है सो p² डिवाइडेड बाई 2m लिखते हैं, हाँ कि ना। अब इनिशियल लिखो और फाइनल लिखो। इनिशियल अगर मैं लिखूँ तो इनिशियल में तो यही एक पार्टिकल है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है p1² डिवाइडेड बाई 2m1। और अगर मैं फाइनल लिखता हूँ सो फाइनल क्या है, फाइनल में ये दोनों के पास है काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ये क्या आ गया p² और ये कौन सा है 3 डिवाइडेड बाई 2m3 प्लस क्या लिखेंगे p² किसका 4 2m4, हाँ कि ना, सिंपल है। अब क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या रिलीज हो रही है, मतलब क्या है हमें डेल्टा के ही लेना है, हाँ कि ना। और डेल्टा के ही यानी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, आपको जो करना है, हर बार p11 पहले दिया है तो आपको इनिशियल माइनस फाइनल कर देना। तो ये क्या है p1² डिवाइडेड बाई 2m1 माइनस p3² डिवाइडेड बाई 2m3 माइनस p4² डिवाइडेड बाई 2m4। जस्ट कंपेयर कर लो कौन सा है कौन सा है कौन सा है, यही है पहला वाला। आंसर इज डन। सिंपल क्वेश्चन दिए हैं जी सेट में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि व्हेन v बाई c इज लेस देन 1/c, इट मीन्स यहाँ आपको दिया गया है कि v डिवाइडेड बाय अगर आप c करेंगे तो वो कम है 1/10 से। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब सीधा सीधा हो रहा है कि v इज लेस देन c/10। ओके, इट मीन्स v इज लेस देन 0.1c, ये दिया है। इन क्लासिकल expression for the kinetic energy and linear momentum may be used with error। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्लासिकल में हम ऐसे लिखते हैं p इज इक्वल टू mv, हाँ कि ना, लीनियर मोमेंटम को तो ऐसे ही लिखते हैं ना। और फिर अगर इसको प्रिसिशन में लिखा जाए रिलेटिव में तो क्या आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² डिवाइडेड बाय c²। और अगर आप इसकी वैल्यू लो 100%, ठीक है, और इसमें v की जगह आप क्या रखो, v इज लेस देन 0.1c, तो c कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है वो कंपेयर कर लो, दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में मेरे हिसाब से 1% का डिफरेंस आएगा और लेस देन 1% का, सो डी इज अवर करेक्ट आंसर। अब रख के चेक कर लेना, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं रखा, ये डिफरेंस आएगा लेस देन 0.1% हमारा डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुआ नेक्स्ट, हाँ हो गया, थोड़ा सा ग्लिच है। चलिए क्या दिया है, द एनर्जी कर्व फॉर अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ आर्बिट्री पोटेंशियल फील्ड शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले ग्राफ पढ़ने से पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ लेना है कि स्टेटमेंट किस हिसाब से या कहाँ पर दिया है। आपको क्या करना है, मोशन मोशन मोशन, सिंपल है, बाउंडेड 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 बाउंडेड, मतलब क्या कि हमारा मोशन कहाँ पर बाउंड है। मैं थोड़ा पानी भी लूँ, ठीक है, आप देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। मोशन कहाँ पर बाउंड है वो हमें देखना है, और मोशन बाउंड है वो कैसे पता चलेगा आपको, तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी है, तो बात बन गई बाउंडेड वाली। तो देखिए ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपकी क्या है, टोटल एनर्जी है।
मतलब ये जो लाइन दी है, ये लाइन जो, सॉरी ये हर बार ऐसा क्यों हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, चला गया कि नहीं गया? अच्छा ओके ओके, हाँ अब ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, ये जो लाइन दिया है, ये जो लाइन है वो क्या है? टोटल एनर्जी। और ये दूसरा जो कर्व दिया है ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये क्या है? पोटेंशियल है। तो आप चेक करो कि कहाँ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है। तो पहले आओ ये देखो, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, टोटल एनर्जी कम है, मतलब ये तो नहीं है। यहाँ चेक करो, ये कर्व क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है? टोटल एनर्जी। तो इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से, तो ये बात बन गई, ये हो सकता है। इसमें चेक कर लिया आप, ठीक है, तो ये इसमें तो ज़्यादा है तो ये नहीं आएगा। इसमें आप चेक करिए, ये तो पूरा पोर्शन ही नहीं दिया, हमें तो क्या करना है? R1 R2 और ग्रेटर देन R3, ये नीचे जा रहा है लेकिन इसका कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसको भी निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है R1 से लेके R2 तक। देखिए R से लेस नहीं, R1 से लेके R2 तक, ये तो हमें पक्का पता है कि यही आंसर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आप सिलेक्ट कर सकते हो ये वाला भी, लेकिन ये करना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरा ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो ये हमने लॉजिक लगाया है, तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब ये पढ़ने वाला है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। देखिए एक बार, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग stretched with the force having an equal masses m placed along it with the equal spacing interval I for the small transfer oscillation of the particles. The slowest mode is the one in which all particles are oscillating in a same direction. It means what? It means they are saying like that in the slow mode all particles are oscillating with the same direction. ये करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर वेव की बात कर रहा है। और दूसरा, इन द फास्टेस्ट मोड द एडजस्ट पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है? आपको पता है ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर, हाँ कि ना? तो वो क्या है? अगर फास्टेस्ट मोड में देखें तो वो पार्टिकल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सही बात है, ये भी सही बात है। तो अगर गौर करें इस क्वेश्चन पे तो ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है इन दोनों के केस में, ठीक है। ये जो दिया है तो 1 2 बोथ आर ट्रू और नॉन ऑफ द बोथ, हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर सी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए? नहीं 100 है अभी तो, ठीक है। चलिए, ये क्या है? जैकोबी आइडेंटिटी। मैंने तो हर बार बच्चों को बताया है कि जैकोबी आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि ए आएगा, उसके बाद बी एंड सी, प्लस बी को बाहर रखेंगे हम, क्या आएगा? सी और ए, और प्लस अब सी को बाहर रखेंगे, क्या आएगा? ए और बी। ऐसा सीरीज में चलते जाना। ये आपका बन गया जैकोबी आइडेंटिटी, हाँ कि ना? ऐसा कौन सा? अच्छा, इसमें u और v दिया है, कोई बात नहीं, सीरीज में लिखे u v w दिया है, सो u, ये क्या आएगा? v और w। चलो इसी में से देख लेते हैं, u v और w। अब कहाँ से शुरू होगा? v से, हाँ v से शुरू हुआ, w और u, w और u, और अब शुरू होगा w से, u और v, यही लाइन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर। नंबर ए इन दिस क्वेश्चन, ए इज आवर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये पॉइसन ब्रैकेट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। आप एक बार गौर करें इस पर कि पॉइसन ब्रैकेट यू वी और कुछ कांस्टेंट है तो कैसे लिखा जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। और इसमें ये क्वेश्चन मेरी नोट्स में से यहाँ से वो क्वेश्चन आया है, यही है जैकोबी आइडेंटिटी। तो अब नेक्स्ट ईयर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ख़ास करके ये आएगा कि अगर तीनों लाइन में है तो याद रखिएगा तीनों साइक्लिक है तो आपका आंसर आएगा +1,
एंटी साइक्लिक है तो आपका आएगा -1, और कुछ अदर कंट्रीब्यूशन है तो आपका आंसर आएगा सी। तो ये भी आपको याद रखना है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है कि ये प्रॉपर्टीज़ और पॉइजन ब्रैकेट या पॉइजन थियरम से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी मेरी नोट्स में से डिट्टो क्वेश्चंस आया है। हैमिल्टोनियन कॉनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट्स आर, कैसे लिखे जाते हैं पॉइजन ब्रैकेट को पहले ही बता दिया है, ऐसे लिखे जाते हैं। ये फर्स्ट वाला QH, ये PH वाला, तो इसमें से आप कॉपी कर लीजिए। आपको ढूंढना कौन सा है, Q डॉट ढूंढना है। ये रहा Q डॉट, Q डॉट में क्या है, Q और H है, इसमें उल्टा दिया है H और P, ये खत्म। Q डॉट में P और H खत्म, H और Q खत्म, क्या है Q और H होना चाहिए, Q और H, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है D, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ही याद रखनी है कि Q डॉट को कैसे लिखा जा सकता है, Q और H से लिखा जा सकता है, और P डॉट को कैसे लिखा जा सकता है, P और H से लिखा जा सकता है। यही पूछ लिया है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आंसर भी होगा, आंसर आ गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ये देखिए, द स्टेट ऑफ सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी ऑब्टेन इफ द स्टेट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सो यहाँ पर पहले ही बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, तो वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन सा फॉर्मलिज्म हम यूज़ करते हैं, क्लासिकल में हम यूज़ करते हैं लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन को कैसे लिखते हैं, Q डॉट और T से। सो ये Q क्या है, Q डॉट क्या है और T क्या है, हमें पता है कि Q जो है वो आपका पोजीशन है, Q डॉट क्या है, ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, और ये टाइम है। तो देख लीजिए, पोजीशन एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम तीनों, तो यही है भाई, हमें तो यही चाहिए, पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम। सो आंसर आ गया हमारा सी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस है वो GSET में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब टॉपिक बदल गया, क्लासिकल मैकेनिक्स से आई थिंक 11 से 12 क्वेश्चंस आए हैं, और मैंने बताया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब ये देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी EMT स्टार्ट हो गया है। वेव 1 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा दिया है 1 नैनोमीटर का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सिंपल है, आंख बंद करके लिखें, C इज इक्वल टू लैम्बडा F। सो F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू C बाई लैम्बडा। C की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻8। F की वैल्यू क्या है, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू तो दी है 1 × 10⁻⁻9, तो ये क्या है 3 × 10, ये 8 तो थे और 9 ऊपर आ जाएगा प्लस में। सो आंसर क्या आ गया 3 × 10⁻7, ये यूनिट हो गया हर्ट्स। ये कौन सा आया आंसर, बोलो ABCD कौन सा है, आंसर है 10⁻37। टिक करो, आगे बढ़ो, है कि नहीं, सिंपल ही है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी GSET हो जाएगी। आगे देखें, हाउ मच इज द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल दैट इंड्यूस 10 watts when its current changes at rate 4 ampere per second। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, पहले ये बताइए, इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो आपको मैंने सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस उस दिन पढ़ाया था, और सेल्फ इंडक्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो सेल्फ इंडक्टेंस का EMF कितना निकल के आता है, EMF इज इक्वल टू माइनस, या माइनस आएगा नहीं, ऐसे ही लिखते जाते हैं ना, उसमें तो म्यूचुअल में माइनस आता है, LdI/dt, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना। या अगर फाई दिया है तो उसको φ/t भी लिख सकते हैं। और इसमें कौन सा दिया है, इसमें मुझे दिया है, इसमें मुझे वोल्टेज दिया है, यानी EMF दिया है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है 4, मतलब तो मैं ये वाला ही यूज़ करूँगा। वोल्टेज कितना दिया है 10, L की वैल्यू हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये कितना दिया है 4। सो ये डिवाइड कर देंगे, L इज इक्वल टू 10/4, कितना आया 2.5 हेनरी। ठीक है, 2.5 हेनरी, डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये मैंने अपने नोट्स का एक पिक्चर भी चिपवाया है कि हाँ यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। आप म्यूचुअल का भी एक बार देख लीजिएगा इक्वेशन, तो आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, रेडियो वेव है, एक्सरे है, इंफ्रा है, अल्ट्रासाउंड नहीं,
ऐसा नाम ही नहीं सुना अल्ट्रासाउंड। तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, नेक्स्ट 27, अ प्लेन electromagnetic wave passes from air n is equal to 1 and water into water n is equal to 2. The absorption by water is negligible. Then reflectivity. तो मैंने पहले ही दो इक्वेशन आपको दिए थे कि रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। रिफ्लेक्ट प्लस ट्रांसमिट करेंगे तो 1 आएगा। रिफ्लेक्टिविटी का इक्वेशन याद है आपको, क्या आएगा? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 स्क्वायर। n1 n2 दिया है 1 माइनस 1.33 1 प्लस 1.33 और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में, 0.021। इसका परसेंटेज निकालना है, कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.01। 2% आ रहा है, कौन सा आंसर है? 222, ये रहा। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी निकल के आ गया। सिंपल। ये इसका भी इक्वेशन आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट बार पॉसिबल है कि ये पूछे। और अगर आपको ये डायरेक्ट दिया है कि 2% आर है तो टी कितना होगा? टी बाकी बचा उतना 98%। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम मिला के 100 होता है, या पॉइंट में दे तो दोनों का सम मिला के 1 हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज। याद है इम्पिडेंस कैसे लिखा जा सकता है? L/C। इसमें से L/C, हाँ ये भी है, ये तो है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये दिया है। अब फंस गए ये और ये, बाकी तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि कैसे लिखा जा सकता है इम्पिडेंस को, इम्पिडेंस में चेंज क्या है? ये R है और ये कंडक्टेंस है, कैसे लिखे? ऊपर R आएगा और नीचे कंडक्टेंस आएगा। याद है? तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, याद है तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं याद, जब हम पूरा इक्वेशन लिखते हैं इसका Z0 का, तो यही इक्वेशन आता है, R प्लस जे ओमेगा L और डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा C। और अगर हम इसको ज़ीरो लॉस से लिखते हैं, सॉरी ये Z0 नहीं होगा, Z होगा, ज़ीरो लॉस से हमें L/C से आता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर है E। ठीक है, नेक्स्ट। सो इन दिस क्वेश्चन the magnetic field at the center of the circular loop R दिया रेडियस में carries a steady current I is a given as magnetic field find कर। कहाँ से क्वेश्चन से? बायो-सावर्ट लॉ से। अगर आप ये इक्वेशन जानते हो, dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। इसको याद रखना है, ये बेसिक इक्वेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, एम्पियर लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना है, ये जो R है वही कैपिटल R दिया है, कितना होगा फाइंड करें? μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो गया I इंटू DL, और R थीटा तो हो गया सेंटर पे, मतलब वो कैंसिल हो गया, sin 91, और ये आ गया R²। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब DL का क्या दिया है? सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2πr, तो रख दो I, ये आ गया 2πr और डिवाइडेड बाय R²। ये पाई कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, और ये R और एक R कैंसिल हो गया, क्या बचा? μ0I डिवाइडेड बाय 2R। आंसर आ गया μ0I डिवाइडेड बाय 2R। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो आंसर C इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट करना है कि थक गए हैं बच्चे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब ये देख लीजिए, ऐसे भी आते हैं, बायो-सावर्ट लॉ से क्वेश्चन आया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड अगर पूछे तो ये इक्वेशन आपको यूजफुल रहेगा। सोलेनॉइड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये निकाल। केस 1 दिया है कि सोलेनॉइड में इन्फिनेटिव करंट है, डायरेक्ट लिख सकते हो B इज इक्वल टू μ0 Ni। अगर आपको टॉरॉइड दिया है और मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहे हैं, ये इक्वेशन, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों टॉपिक में से क्वेश्चंस आए। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पित्तू सा क्वेश्चन। कैसा? पित्तू सा।
मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे तो ऐसे भी पता है कि P इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आउटसाइड द कंडक्टर P एप्सिलॉन नॉट। नो, बी है भाई, हाँ बी ही है क्योंकि ये और ये सिमिलर है। याद आ रहा है कुछ पॉइंटिंग वेक्टर वाला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं एक और चीज़ दिखाऊं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही है। पॉइंटिंग वेक्टर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मेरी नोट्स में पहले ही बता दिया है। पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? सो पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। ई क्रॉस एच, और इसमें क्या है? ई तो है, उसको वी में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? इसको ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच। सो एच को कैसे लिखेंगे? b बाई म्यू ज़ीरो। तो इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस करेंगे b बाई म्यू ज़ीरो से। सो ये हो जाएगा e क्रॉस b डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ कि ना? तो आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी में से मैंने समझाया था पहले ही कि अगर वो इलेक्ट्रिकल का पूछ रहे हैं या मैग्नेटिकल का पूछ रहे हैं, आंसर वही आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आगे वाला क्वेश्चन। और टोटल कर देंगे तो 1/2 फुल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो इसमें से भी रिपीट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखिए, ये भी याद रखिए, जनरल एक्सप्रेशन है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? सिंपल है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो याद रह गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 रीड कीजिए। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल विथ दिस चार्ज वेलोसिटी इज दिस एंटर इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला मैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये क्या है? चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसमें फोर्स कितना लगता है, वो कैसे दिखाते हैं? लॉरेंस फोर्स से। F इज इक्वल टू क्यू, याद है ना कि भूल गए? V क्रॉस B, सिंपल और नॉट। चार्ज दिया है, हाँ रख दो। वेलोसिटी दी है, हाँ रख दो। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हाँ 1 रख दो। मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करो। ये आया 11 न्यूटन। कौन सा है इसमें से? ये नहीं, ये तो गलत है ना, माइनस है। या सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया है कहाँ से? लॉरेंस फोर्स से। नेक्स्ट ये देखिए, ई और बी है तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे? ई इज इक्वल टू वी सी। फेमस इक्वेशन। आपको क्या फाइंड करना है? बी इज इक्वल टू ई बाय सी। ई बाय सी कहाँ है? ये रहा ई बाय सी। ई इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। फटाफट चले थोड़ा। नेक्स्ट ये क्या है? इफ द चार्ज पार्टिकल क्यू accelerated with the voltage V enter a perpendicular magnetic field B, the radius of circular path change the particle is। तो सिंपल है, इसमें रेडियस फाइंड करनी है। और ये मैंने अपने जब मैं पढ़ा रहा था तब खास बताया था कि ऐसा अगर केस है, पार्टिकल जो है आपका कुछ वोल्टेज से मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, उसका वर्क डन और पावर तो हमेशा ज़ीरो ही होगा, उसका मोमेंटम कैसे निकालते हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। यहाँ क्या निकालने को दिया है? रेडियस। अब नेक्स्ट टाइम जी सेट वाले पूछे कि इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो तो हम ये यूज़ करेंगे। और एक पूछे कि भाई इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसका मोमेंटम निकालो, तो ये यूज़ करें। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ डायरेक्ट ही। मेरे पास रेडियस का इक्वेशन है R इज इक्वल टू व्हाट? mv डिवाइडेड बाय QB। दिख रहा है कि येलो से लिखो? ठीक है, येलो से लिख देते हैं, आगे ना। अब mv क्या है? mv इज इक्वल टू p है, और p इज इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है? 2me से लिखा जा सकता है। तो r इज इक्वल टू रूट 2me डिवाइडेड बाय QB है। एनर्जी में नहीं, Q में है। सो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी सो Q और V से लिखता है, तो ये आ गया 2mQV डिवाइडेड बाय QB। ये Q और Q कैंसल नहीं होगा, 1/2 बचेगा क्योंकि 1/2 ही कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं बाहर लिखता हूँ। V बच रहा है, आखिर ना V बच रहा है, तो ये 1/b बच रहा है, और अंदर क्या बच रहा है? 2mV डिवाइडेड बाय Q।
तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया आंसर नंबर ए। मैच कर लो भाई, मैच कर लो, मैच कर लो, हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़े। तो ये याद रखना बच्चों, भूल मत जाना, ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। अगर वर्क डन और पावर पूछा होगा, आँख बंद करके 0 टिक करके आ जाना है, ठीक है। तो ऐसे इजी सवाल हमें बहुत मिलेंगे, तो जिसमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखे पढ़ते ही आपको आंसर मिलेगा। क्या है? एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कोई बकवास ही होगा जो उसको साबित करने जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? जूल इंटू सेकंड, बात खत्म, आगे ना। और जिसको नहीं याद हुआ ऐसे लिखेगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर का क्या हो रहा है? आर का मीटर हो रहा है। पी का क्या हो रहा है? केजी मीटर पर सेकंड हो रहा है। फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड करेगा, इसको जूल लिखेगा, इसको सेकंड लिखेगा। ऐसे ऐसे हमें नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट ही टिक कर देना, ठीक है। तो अगर आप स्पीड रखोगे तभी पेपर को पकड़ पाओगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द लैडर ऑपरेटर। और लैडर ऑपरेटर का मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे ऐसे लैडर ऑपरेटर है वो इम्पोर्टेंट है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। तो ये सारे आपको अब एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं करने जाने हैं, थोड़े थोड़े आपको याद रख लेने हैं। और जितनी आपकी मानसिक क्षमता ज़्यादा है जी सेट में, उतना ही आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला क्या दिया है? पहला मुझे दिया है कि ए और ए प्लस 0 हो रहा है। इसमें देखिए कहाँ पर है ए और ए प्लस? नहीं, ए और ए प्लस तो 1 हो रहा है, मतलब दूसरा सही है, ये गलत है। ए प्लस ए और ए प्लस कहाँ है? ए प्लस ए और ए प्लस क्या हो रहा है? ए प्लस, ठीक है। ए प्लस ए और ए कहाँ है? माइनस ए, ठीक है। तो ये तीनों सही है, तो 1 वाला तो गलत ही है, 2 वाला कौन सा है? 2, 3 और 4, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये लैडर ऑपरेटर है, वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, आप अपने नोट में नोट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको बार बार हमें साबित ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये हाइड्रोजन एटम 1s एटम वेव फंक्शन इज गिवन। ये वेव फंक्शन दिया है हम, ठीक है, और वैल्यू एन की निकालनी है। तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। जब मैं सॉल्व करने बैठा था मुझे भी नहीं पता चला कि ये कैसा क्वेश्चन है, कैसे दिया है, शायद मुझे पढ़ने में बाकी रह गया होगा, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसकी मेथड मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने ये डायरेक्ट इक्वेशन देखा और उसका सॉल्यूशन देखा तो ये उसका सॉल्यूशन है। आप एक बार अपनी तरफ से चेक कर लीजिएगा कि क्या है इस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो बी है। नेक्स्ट, द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। याद है क्या है? नॉन कम्युनिकेटिव, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिराक मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, याद है? यही सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आई सिग्मा जेड। इसमें क्या है? वो बड़ा वाला सिग्मा दिया है तो वही होगा आई सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आई सिग्मा जेड और आई सिग्मा जेड, दिस इज। और भी याद रख लीजिए कि स्ट्रेस का कभी पूछ ले, डिटर्मिनेंट पूछ ले, ये पूछ ले, ये तो पहले से ही पूछा है, ये सवाल है 2021 का, ये पूछ ले। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए कि ट्रेस सो सिग्मा तो 0 आएगा, हर बार कैलकुलेट नहीं करने जाना है, ठीक है। नेक्स्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट ये स्पीड एस ऑफ डिराक पार्टिकल। डिराक पार्टिकल की स्पीड क्या है? 1/2 एच कट। कहाँ है 1/2 एच कट? ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। पहले से ही पता है और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपको ऐसा पूछेंगे कि कौन सा सेकंड ऑर्डर है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ तो पूछ लिया है कि इक्वेशन ही कौन सा है। यहाँ से आपको पूछेंगे कि इक्वल टू 0 होता है या नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन में से कोई ना कोई एक सवाल वो पूछना चाहता है, ठीक है। इस बार तो इक्वेशन ही पूछ लिया, और इक्वेशन तो बच्चों को पता होता है, ये रहा इक्वेशन। इसमें फ़र्क क्या है? सारे सेम ही है, सिर्फ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस। लेकिन इस तरफ क्या है? इस तरफ हमें पता है इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल टू 0 वाला ये रहा, ठीक है। और माइनस प्लस ही होता है, माइनस प्लस तो इसमें भी है लेकिन ये नहीं होता।
तो यही है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। और ऐसे सवाल आप याद रखिएगा कि कौन सा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, चलिए नेक्स्ट। विच पर्टिवेशन थियरी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वी एन ओमेगा Hamiltonian terms unperturbed eigen function mu n and eigen values e m। सिंपल है, रेले श्रोडिंजर, ये दोनों का जब जिक्र आता है तब दो लोगों का जिक्र आता है, रेले और श्रोडिंजर। थियोरेटिकल क्वेश्चन था, थियोरेटिकल आंसर है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, एंगुलर मोमेंटम दिया है Lx Ly Lz और बोला है L क्रॉस L। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस और ढेरों नोट्स में आपको बता देता हूँ। L क्रॉस L पूछे तो होगा IHL। अगर आपको ऐसा पूछे Lx क्रॉस Ly तो क्या होगा? IH कट LZ। अगर आपको ऐसा पूछे L स्क्वायर मल्टीप्लाई L स्क्वायर तो क्या होगा? तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। फिलहाल ये पूछा है तो कहाँ है आंसर? L वाला आंसर है E। So A is the correct answer for this question. Next में ये देखो, if the 5 non-interactive fermions का है, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर को दिया है टोटल एनर्जी फाइंड करनी। सो एनर्जी को कैसे लिखते हैं? En इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। ये भी दिया था मैंने उस दिन। n का रखेंगे 1 रखेंगे, 1/2 h कट ओमेगा फर्स्ट है ना, तो क्या आ गया? 3/2 h कट ओमेगा। ये एक पार्टिकल का आ गया। ऐसे कितना है हमारे पास? 5। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3/2 h कट ओमेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 डिवाइडेड बाई 2 h कट ओमेगा। आंसर आ गया। कहाँ है 15? ये रहा। सो आंसर नंबर इज सी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, वही पूछ लिया, J क्रॉस J है और क्या पूछा है? मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन द सेटिस्फाइड द रिलेशन। कौन सा है? ट्रेस 0, पहली ही प्रॉपर्टी। इसके आगे ही सवाल आया था, उसमें बताया था कि ट्रेस पूछे तो 0, डिटरमिनेंट पूछे तो -1। क्या पूछा है? स्ट्रेस 0 टिक करो, आंसर ए लिखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगेन वही सवाल, नॉट कंसिडर इन जी सेट बिकॉज देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अब टाइम नहीं खोटी करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े 47। सो ये स्टेट एंड थर्मो से क्वेश्चन आना चालू हो गए, ठीक है। द हीट पंप वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल। आप याद रखिएगा, कार्नोट से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा सवाल आपको एंट्रोपी से मिलेगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी? स्टैटिस्टिकल एंड थर्मो, तो एक सवाल कार्नोट से हो सकता है, दूसरा सवाल जो है वो आपका एंट्रोपी से रिलेटेड हो सकता है, तीसरा जो सवाल है आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड हो सकता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन या कोई अदर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन से एक सवाल हो सकता है। एक फेमस सवाल है जी सेट का, फुगासिटी की वैल्यू फर्मियंस के लिए कितनी होगी, क्लासिकल के लिए कितनी होगी, बोसॉन के लिए कितनी होगी। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और भी एक सवाल खास करके जो मेरे ध्यान में है वो है, आपको पूछा जाएगा पार्शियल फंक्शन से एक सवाल। तो ये मेरे ध्यान में कुछ टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट मैंने बताना था, तो बता दिए। चलिए, कार्नोट साइकिल से पूछा है और क्या है? टेम्परेचर एट द हाउस 22 और सप्लाइंग दिस एनर्जी, और आउटसाइड टेम्परेचर 0, देन आउटसाइड रूल एनर्जी अप्रॉक्सीमेट। आंख बंद करके डायरेक्ट लिखो, क्या? Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1। अब हमें क्या है, ये 22 को क्या ले, Q1 ले या Q2 ले, ये सवाल रहता है। कोई सा भी ले लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको Q1 ले, इसको T1 ले तो इसको Q1 लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। कोई सा भी ले लो आप। चलिए, Q1 क्या है?
450, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमें क्या फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना है। Q1 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है। तो मैं पहले इक्वेशन ही बना लेता हूँ। चलिए, क्या है, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से लिख दूँ मैं, Q2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1, ये Q1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आखिर ना। तो मैं इसको ही, ये इरेजर है थोड़ा, हाँ इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। पेन आ रहा है, हाँ। सो Q2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 Q1। T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू 0 तो नहीं लिखते, 273 लिखना है, ये 295 है और ये 440 दिया है, यूज़ करें कैलकुलेटर का, 417 आंसर। तो ऐसा नहीं है कि आप ये ले Q1 ले Q2 ले, कोई भी ले, मैथमेटिकल रिलेशन में लिया। दूसरा एक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है ये, वो आपको पूछ सकता है कि उसका एफिशिएंसी कितना है। सो एफिशिएंसी के लिए आपको 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 करना है, या फिर 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 करना है। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अब, कि हार गए हिम्मत, हारना नहीं, ठीक है। चलिए, एन ऑयल बाथ 27 degree on Celsius supplied a heat at a rate this, assuming the process of quasi-statics, the rate of increase entropy. So हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंट्रोपी फाइंड करना है, और दिया क्या है, टेम्परेचर दिया है और कुछ एनर्जी दी है या हीट दी है, हीट दी है ना, हाँ। तो एंट्रोपी के लिए फेमस इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कितना चेंज हो रहा है, 100, टेम्परेचर कितना है 27, यानी इन केल्विन 300, क्या है 1/3, 1/3 यानी कितना आएगा 0.33, 0.33 कौन सा है, दोनों ही पॉइंट। अच्छा, इसमें तो खेल ही आंसर का नहीं, इसमें तो खेल है यूनिट का, एंट्रोपी का यूनिट ये होगा या ये होगा, बोलो भाई कौन सा होगा, सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, आपको पता है यही है, तो हमारा आंसर है ये। तो एंट्रोपी से भी यही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा बढ़ेगी, उसका सम होता है सिस्टम और सराउंडिंग की, सिस्टम की दे देंगे, सराउंडिंग की दे देंगे, तो ये तो निकालना सिंपल है, लेकिन यूनिवर्स की देंगे, सिस्टम की देंगे और बोलेंगे सराउंडिंग की निकालो, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये लोग, कि अगर इनरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, और एनर्जी स्टेट E, फोटोन गैस, द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रपोजनल टू, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रपोजनल टू क्या आ जाएगा, सो डेंसिटी ऑफ प्रपोजनल टू, अगर फोटोन है, सो फोटोन है वो कैसा पार्टिकल है, रिलेविस्टिक है या नॉन रिलेविस्टिक। अगर रिलेविस्टिक है तो हमारे पास एक इक्वेशन है, G ऑफ E इज प्रपोजनल टू E B/S-1, ये फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ। अब आपको D क्या रखना है, आपको D रखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, बोलिए बेटा, इसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, थर्ड डायमेंशन 3, और S की वैल्यू कितना होगा, S की वैल्यू है वो उस पर डिपेंड कर रही है, मास लेस और मैसिव। फोटोन क्या है, मास लेस है तो 1 और -1, ये क्या आएगा 3 - 1 e⁻², e⁻² है वो हमारा आंसर है। लेकिन आपकी आंसर बुक में C आंसर है और मेरे आंसर के हिसाब से आंसर है B। इसमें थोड़ा क्लैश है, क्योंकि अगर मैं फोटोन को रिलेविस्टिक पार्टिकल गिनता हूँ तभी ये आता है। अगर नॉन रिलेविस्टिक पार्टिकल है, नॉन रिलेविस्टिक, तो अगर वो 1D है तो उसका 1/√T आएगा, अगर वो 2D है तो उसका e⁻0 आएगा, और 3D है तो उसका √T आएगा। तो शायद उन्होंने इसको नॉन रिलेविस्टिक कंसिडर किया है, इसलिए आपका आंसर C है। तो आप अपने मन के मर्जी के हिसाब से कोई भी आंसर ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है। अब आपके विश, नेक्स्ट करें 50। एट अ हाई टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ स्पिन इज हाफ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या है,
हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करना है? एंट्रोपी का एक ही हमारे पास इक्वेशन है या शायद दो, S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और एंट्रोपी का दूसरा हमारे पास इक्वेशन है KBln ओमेगा, हाँ कि ना? और इसमें ओमेगा ही है माइक्रोस्पिन वाला। कैसे फाइंड करेंगे? ओमेगा को ऐसे फाइंड करते हैं, कितने माइक्रोस्पिन है, 2s प्लस 1 रेस टू n, और क्या है, हाफ स्पिन दी है, हाफ स्पिन, तो हाफ स्पिन रख दो, 1/2 प्लस 1 रेस टू n, 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2 रेस टू n, सो 2 रेस टू n यहाँ रख दो, KBln 2 रेस टू n, क्या आ जाएगा, 2 KBln, सॉरी ये n आएगा ना, हाँ n आगे आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या है, n KBln 2। ख़त्म बात। कौन सा आंसर है? आंसर D, n KBln 2। ख़त्म। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं और अप्रॉक्स हमारा जो टाइम है वो 1 आवर है, ठीक है, अप्रॉक्स 1 आवर हो चुका है। तो ऐसी ही स्पीड बना के आपको रखनी, नहीं तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए और आगे के 50 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, ड्रिंक सम वाटर, पानी वानी पियो। पानी कैसा होता है, ये कलर का होता है पानी, हाँ, वाटर ब्रेक, ठीक है। पानी वानी पी के फिर से लौट आइए। चलिए बच्चे, पानी पी के आ गए होंगे, आ गए सारे, तो अब शुरू करें। 51 में क्या दिया है, 51 में दिया है विच स्टेटिस्टिक, बोला था ना स्टेटिस्टिक से क्वेश्चन आएगा, एप्रोप्रिएट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर थोड़ा क्लैश है। क्लैश क्या है कि मेरे हिसाब से तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तब फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक आ जाता है, और ये थोड़ा बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर भी, तो रूम टेम्परेचर पे उसको बोज-आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक भी ठीक तरीके से समझा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर है डी, लेकिन पता नहीं जी सेट वालों ने अपने आंसर की में आंसर दिया है ये क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक। तो शायद उन्होंने एक नॉर्मल केस कंसिडर किया है इसको। क्या किया है, नॉर्मल। जब आप थियरी पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि फर्मी डिराक कब आएगा, बोज-आइंस्टाइन कब आएगा, और नॉर्मल यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बेसिक स्टैटिस्टिक कब आएगा, ठीक है। तब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा आंसर करना है। मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखें। बाकी सही तो डी वाला ही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज अ डी आंसर, बट आवर आंसर की आंसर इज ए। नेक्स्ट, yeah, white dwarf star through a constitute degenerate gas system at a uniform temperature below Fermi temperature. The system is stable against the gravitational collapse so long as electrons are relativistic, non-relativistic. अगर ऐसी सिचुएशन दी है कि भाई ग्रेविटेशनल कोलैप्स से एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक ही होंगे। वाइट ड्वार्फ की थियरी याद कीजिए आप, याद है कि नहीं है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉरी थियरेटिकल, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना, थियरेटिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक। आंसर आ गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए फोगासिटी। तो फोगासिटी के लिए तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास फर्मियन है तो उसकी फोगासिटी 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर आपके पास बोसॉन पार्टिकल है, फोटोन भी ऐसे ही होते हैं, तो उसकी फोगासिटी की वैल्यू 0 और 1 आ सकती है। वैसे ही आपके पास कोई और पार्टिकल है, कोई और है, शायद 1, 2 और एक तीसरा भी है, उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको मैंने पहले ही बताया था। कैसे वैल्यू ढूंढते हैं, फोगासिटी इज इक्वल टू ई बीन म्यू जो है वो फोटोन के लिए क्या होगा, फोटोन के लिए वो 0 या 0 से कम हो जाएगा, हाँ कि ना। सो z इज इक्वल टू ई टू द पावर b, और e टू द पावर b इसका अगर हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1,
और इसको अगर हम इन्फिनेटिव लिखें तो z इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सही आंसर है वो 0 एंड a होगा। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये 0 to इन्फाइनाइट किसका है, ये फर्मियर का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें याद रखनी है ताकि हम तुरंत क्वेश्चन को लगा पाए। फिर भी मैंने आपको बताया, ये देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 है, द सिस्टम ऑफ द फर्मियन EF है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज गिवन बाय, डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछा है, इसमें कुछ नहीं पूछा। इक्वेशन टिक करो 3/5 NEF। ठीक है, अगर डेरिवेशन करते वक्त याद रह गया है तभी इसकी बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर अ फोटोन गैस एनक्लोज द वॉल्यूम V, और V और T का टेम्परेचर पूछा है या N का पूछा है ना। नंबर ऑफ फोटोन विच इज़ प्रपोजनल टू व्हाट, रिमेंबर 1/T तो नहीं आएगा ना, वो तो क्या आएगा, वो तो आएगा n इज इक्वल टू प्रपोजनल टू T⁻3। 1/T तो उसमें आता है, ये गलत है। ठीक है, n to the power T⁻3, T to the power क्या है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, ये आपको दिया है वैल्यू 1 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट बाथ का पार्शियल फंक्शन क्या होगा वो आपको पूछा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय साइन एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हटा दिया है जी सेट से। अगर मैं होता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बी टिक करके भी आता। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसको सॉल्व मत कीजिए। अब मैं कुछ आप पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़े आलसी तरीके के दिखे नहीं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन, जैसे मुझे ये क्वेश्चन एकदम बित्तू सा क्वेश्चन लगता है, कलेक्टर कर, तो मैंने हर एक बार बताया है कि IC, IB, VCC, V क्या होगा, VBE, बीटा, अल्फ़ा, ये सारे रिलेशन है। सर्किट में कहीं पर भी लगाओ, कहीं पर भी आंसर पाओ। सब कुछ दिया है, कुछ VB दिया है, बीटा दिया है, ये दिया है VCC, कलेक्टर करंट पूछा है, IC पूछा है, लॉज लगाओ आंसर पाओ। अब खुद ब खुद लॉज लगा लेना, मैं सब बातें नहीं बताने वाला, नहीं तो बच्चे आलसी हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखें, वोल्टेज गेन एंड लोअर 3 dB ऑफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वो इक्वेशन याद करो इसका, एम्पलीफायर वाला फीडबैक। तो क्या आएगा, नेगेटिव फीडबैक कौन से इक्वेशन से लिखते हैं, भूल गए, याद करके लिख लेना, ये डी है आंसर। ठीक है, मैं जस्ट आंसर बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा बेटा, नहीं तो आप ठोक दोगे सर पे कि हाँ सर सब करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ मिनटम्स, the number of minterms that can be generated by n variable equal to theoretical question 2⁻n, कौन सा है, C। नेक्स्ट, द सिंप्लीफाइड द बूलियन एक्सप्रेशन क्या दिया है, B' प्लस ABC प्लस BC नो डैश। तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ABC आगे लिख दो, B' प्लस C' कॉमन आ रहा है तो C' कॉमन लिख दो, B प्लस B' लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये C'। ABC एब्जॉर्प्शन लॉ लगाओ, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाओगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाओगे तो ये C गायब हो जाएगा यहाँ से, तो ये आंसर आएगा AB प्लस C'। कौन सा है इसमें से, देखो कौन सा है, ये रहा, ये C आएगा, सॉरी C' नहीं आएगा ना, कि C' आएगा, सॉरी B इज द करेक्ट आंसर, मैंने गलत देख लिया, यहाँ पॉइंट है ना हमारा, सॉरी बच्चों, इसको हटाओ, पेन लाओ, ये तो पेन आना बहुत दिक्कत। हाँ, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, V इज आवर आंसर, जस्ट कंपेयर इट, सिंपल। अब जैसे ही बूलियन का क्वेश्चन आया, ये देखिए कि आउटपुट क्या आएगा, तो आपको पता है कि मैंने नॉट का पढ़ाया था कि नॉट में क्या होता है, ए का बार होता है, एंड का क्या होता है, ए और बी है,
सो ए डॉट बी होता है। और का क्या, ए प्लस बी, नॉन ए प्लस बी और पूरा बार। नान का क्या होता है, ए डॉट बी और पूरा बार। ये गेट मैंने बहुत ही तरीके से समझाया। और ये कौन सा गेट है उनमें से, एक्सॉर। और ये कौन सा गेट है, ये नान गेट है, हाँ कि ना। तो जस्ट एज्यूम कर लो ये एक्स और 1 है, तो एक्सॉर का आउटपुट क्या है, ए डॉट बी, हाँ कि ना। तो ये क्या है, एक्स और 1। और अगर हम इसको नान गेट में से पार्ट करते हैं तो डॉट हो जाएगा और ये 1 और पूरा बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं ना, ए डॉट बी, तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो ऐसे लिखा जाएगा ए डॉट बी का बार, तो एक्स और, सो वाई इज इक्वल टू ये है। अब इसको सॉल्व कर लो मेथड लॉ से। कैसे मेथड सॉल्व करेंगे, पहले इसको हटाओ, दोनों में बांटो, फिर सॉल्व करो, इसका आंसर वही के वही एक्स आ जाएगा। सो एक्स इज अवर करेक्ट आंसर भी। तो ये याद रखना है, सिंपल सिंपल है और सिंपल ही क्वेश्चंस जी सेट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओ लवली क्वेश्चन, लवली फीडबैक नेटवर्क। और हमेशा याद रखना, या तो वो नेगेटिव पूछेंगे या तो वो पॉजिटिव फीडबैक का पूछेंगे। नेगेटिव यानी यहाँ वोल्टेज दिया है, तो कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा है मेरे भाइयों, इक्वेशन है वी आउट। क्या है, वी आउट इज इक्वल टू आर एफ बाई आर इंटू वी इन। अब परेशान करने के लिए आपको 2 सेटअप दिए हैं, ये एक सेटअप है और ये एक सेटअप है। ठीक है, तो पहले इसका निपटा ले। इसका यहाँ आउटपुट आएगा, ये वी आउट क्या आएगा, आर एफ कितना है 2R, और ये भी कितना है 2R, और इनपुट कितना है 1 1, कैंसल 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 कैंसल, ये क्या आ गया 1। सो 1 को कनेक्ट किया है नेगेटिव में R से, 2V को कनेक्ट किया है R से नेगेटिव में, और R क्या है फीडबैक, तो ये क्या है वी आउट। वी आउट कैसे लिखेंगे अब आप देखो, फीडबैक तो सेम ही है, तो वी आउट को कैसे लिखते हैं, आर एफ बाई आर। अब 2 है मेरे पास, V1 भी है हाँ, प्लस V2 भी है, हाँ कि ना। आर एफ कितना है, आर एफ है हमारे पास R, और ये कितना है R, V1 ये कितना आया 1, ये कितना आया 2, और सॉरी ये गलती हो गई ना मेरे से, माइनस चिन्ह, माइनस नेगेटिव लिखना तो रहे क्या, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इक्वेशन में ही नेगेटिव नहीं आता है, -1 + 2, ये कितना, सॉरी आगे भी है ना माइनस, ये -1 + 2, तो ये आ गया आपका -1 आंसर। -1 कौन सा आंसर है, -1 है सी आंसर। ठीक है, तो मैं इसके 2 इक्वेशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये नेगेटिव वाला जो लिखा जाता है, नेगेटिव वाले को लिखा जाता है इन्वर्टिंग ओपेम, और इन्वर्टिंग ओपेम का इक्वेशन ये होता है जो मैंने पहले ही लिख दिया। वी आउट इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -RF डिवाइडेड बाय R1, R1 यानी जो रेजिस्टेंस दिया है, और वी इन। और अगर इन्वर्टिंग कैसे पता चलेगा, नेगेटिव में अगर आपका वोल्टेज है और अगर पॉजिटिव में आपका वोल्टेज है तो वो नॉन इन्वर्टिंग है, और इसके लिए लिखा जाता है वी आउट विच इज़ इक्वल टू 1 + RF डिवाइडेड बाय R इंटू वी इन। इसमें नेगेटिव आता है क्योंकि इन्वर्ट हो जाता है, इसमें पॉजिटिव आता है। तो ये 2 इक्वेशन आपके सभी भाई की तरह आपको जी सेट में काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू फैब्रिकेशन ऑफ BCD रिपल काउंटर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर डी। रिपल काउंटर बड़ा है BCD के लिए, कितने रिक्वायर्ड है, 4 है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन सेंसर यूज्ड विच टाइप ऑफ मेटल डिटेक्टर, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, ऑप्टिकल, ऑब्वियसली इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव ही मेटल डिटेक्टर में यूज़ करता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर इन लॉक इन एम्पलीफायर इज ऑल्सो नॉन एज मल्टीप्लायर। ये डेफिनेशन नहीं है मल्टीप्लायर की, अगर याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट, काफ़ी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखा ना मैंने बताया था कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने चाहिए,
7 और 8 और 6 कितना चाहिए? 8। आगे ना, ये देखो मैं कैसे टिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। नेक्स्ट आरसी सर्किट का फेज शिफ्ट दिया है 45 डिग्री। देन हाउ मैनी सच आरसी नेटवर्क्स आर रिक्वायर्ड इन द पॉजिटिव फीडबैक सेक्शन ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट करना है, फेज शिफ्ट कितने एंगल से होता है? 1/80 से, और इसका कितना है? 40, डिवाइड कर दो 1/80 डिवाइडेड बाय 45, कितना आया? 4। 4 इज द आंसर। आके ना, 4 इज द आंसर, आंसर इज अ बी। खत्म। कैसे हम स्पीड से जा रहे हैं देखा आपने, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। ये देखिए आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया है 3 और 1। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेमी मेजर एक्सिस वी इन टर्म्स ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस कैसे लिखा जाता है? मैं तो आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिवाइडेड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर को ए डिवाइडेड बाय बी लिखा जाता है। और यहाँ पर हमें दिया है ए बाई बी, ए 3 दिया है और बी 1 दिया है, ऐसा है। और इसको लिखा जाता है, इन्होंने पूछा है बी कितना है, तो इसके ऊपर से आप बी लिख सकते हो। बी कितना है? बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा कौन सा आंसर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है ए। कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए आप, बी बाई ए के बाई एन, बी बाई ए के बाई एन। बी के की वैल्यू कितनी है? 1 मल्टीप्लाई ए, और एन की वैल्यू कितनी है? 3। आ गया। इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, आंसर आपका आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन एटम इन अ स्टेट दिस जी फैक्टर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन होगा ही होगा। जी फैक्टर, और जी फैक्टर ढूंढने का फॉर्मूला ये लिखा है आगे ना। अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि प्योर ऑर्बिटल मोशन है, एस इक्वल टू 0 है, तो आपका जी फैक्टर होगा 1। अगर आपको बोल रहे हैं स्पिन मोशन एल इज इक्वल टू 0 है, तो जी एस होगा 2। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला। हमें क्या बोला है कि हमारे पास 2d5/2 है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एल, एस और जे की चाहिए, हाँ कि ना? हाँ। तो चलिए, ये क्या है आपके मल्टीसिप्लिटी, m इज इक्वल टू 2s+1, 2 इज इक्वल टू 2s+1, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। ठीक है। तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब d दिया है, मतलब l इज इक्वल टू क्या दिया है? 2। याद है, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, s p इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, d s p d 0 1 2। सो l इज इक्वल टू 0 1 2, l की वैल्यू मिल गई। अब और कौन इसकी वैल्यू चाहिए? j की वैल्यू। j की वैल्यू किससे मिलेगी? l प्लस s से। l की वैल्यू 2 है, ये 1/2 है, ये कितना हो गया? 5/2। सो j की वैल्यू भी है। अब तीनों की वैल्यू है, s की, l की, j की। पुट कर दीजिए j की वैल्यू, l की वैल्यू, s की वैल्यू, j की वैल्यू। इसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.20, और 1.20 जो है वो करेक्ट आंसर है नंबर बी। ठीक है। तो ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, द स्पेक्ट्रल टर्म फॉर L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 1 एस गिवन बाय। कैसे स्पेक्ट्रल टर्म लिखा है? तो L दिया है 2 और S दिया है 1। स्पेक्ट्रल टर्म लिखने के लिए हमें मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। m इज इक्वल टू 2s+1, s की वैल्यू दी है 1 रख दीजिए, तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो m हमारा 3 आ गया है। m 3 आने का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हमें j फाइंड करना होगा। j कैसे फाइंड करेंगे? j फाइंड करने के लिए l माइनस s 2 जाना है, l प्लस s। चलिए, l कितना है? 2 माइनस 1, 2, 2 प्लस 1, ये कितना आ गया? 1 2 3, यानी 1 2 3। तो अब आप लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाता है? m मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, कोई भी SPDF यहाँ लिखते हैं, और j की वैल्यू यहाँ लिखते हैं। मल्टीसिप्लिटी 3 आया, l की वैल्यू 2 है, यानी SPD ये d है, और j की वैल्यू कौन सी है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो चेक करें, इसमें क्या है? 3 है, तो हाँ हो सकती है। 5/2 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास तो 1/2 ही है। तो ये आपका आंसर हो गया।
आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर नंबर 70. ठीक है. नेक्स्ट सीन डीजेनरेट स्टेट दिया है, 3p दिया है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन निकालना है, निकाल सकते हैं. आंसर आएगा d इज इक्वल टू 135. नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने में बहुत कंटाला आता है. स्टार इफेक्ट इज पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम बट नॉट इन अ सोडियम एटम. सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें पॉसिबल है और उसमें पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं तो डायरेक्ट ही बता सकता. हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का आप क्वांटम नंबर लो या उसका कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो और सोडियम का लो, दोनों डिफरेंट आने वाला है. ये क्वांटम नंबर का ही क्वेश्चन है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट द सोडियम एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. वही है आंसर है. दोनों का डिफरेंट है तो स्टार इफेक्ट आपका डिफरेंट आ जाएगा. नेक्स्ट में क्या है, बहुत सारा है, आप पढ़िएगा. वीक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एटॉमिक हाइड्रोजन एटम अंडर गोज टू द ट्रांजिशन, ये दिया है. द इमिशन रेडिएशन, द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड अलोंग द डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. फाइंड क्या करना है वो पहले देखना है. टू इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, सो इलेक्ट्रो जो इमिटेड जो इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डेल्टा एम जी पे डिपेंड करेगा. डेल्टा एम जी कितना आ रहा है वो सिग्मा कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा. यहाँ पर डेल्टा एम जी देखिए, यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है. 1/2 0 है. यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिशन कर रहा है 1/2 एंड -1/2. सो 1/2 माइनस और उसका तो -1/2 आई, ये 1 आ रहा है. डेल्टा एम जे 1 हो रहा है, मतलब ये सिग्मा कंपोनेंट है और उसके लिए आंसर आता है सर्कुलरली पोलराइज्ड. अगर वो पाई आता तो वो लीनियरली पोलराइज्ड होता. ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है. मैंने बताया था वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा. नेक्स्ट क्या दिया है? इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम द आइडेंटिकल रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, the separation between spectral line is recorded as this. separation दिया है, separation the moment of inertia of molecule I निकालना है. आपको पता है ऐसा हो तो मैंने दिखाया था कि ये लाइन बन रही, ये लाइन बन रही है, उसका सेपरेशन 2b लिखा जाता है. ये दूसरी लाइन बने, उसका सेपरेशन 2b लिखा जाता है. सेपरेशन लिखा जाता है लाइक ऐसे 2bg+1 से. तो कैसे इसका सेपरेशन फाइंड करें? सेपरेशन ही दिया हुआ है, फाइंड नहीं करने का. 2b सेपरेशन की वैल्यू दी है 0.7143 सेंटीमीटर इनवर्स. और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर आप b को जानते हैं तो b की वैल्यू ये रहे. ठीक है. b कहाँ से आएगा? b है हमारे पास h/8π²IC. ये थोड़ा इक्वेशन पे बेस्ड है एज 8π²IC 0.7143. अब इसमें प्लांक कांस्टेंट हमें पता है, 8 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू पता है, बाकी कौन रहा? i. उसी की वैल्यू निकाल देंगे. आप खुद से कैलकुलेट कर लेना. i की वैल्यू क्या आएगी? i की वैल्यू आएगी, लेट्स टेक 8 × पावर 48. तो ये आंसर 46 आ रहा है ना. हाँ, तो ये आंसर आपका आ गया डी. डी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन रामन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द लाइट of frequency nu, a laser is scattered by a diatomic molecule of inertia I. The Raman shift of frequency depends on, वो किस पे डिपेंड कर रही है? सी रामन स्कैटरिंग है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है. इट डजेंट मैटर वॉट एवर फ्रीक्वेंसी. और मटेरियल का मतलब क्या है? मोलिक्यूल का बीच में जगह कितनी है, उसका इनर्शिया कितना है. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? इनर्शिया और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है. मतलब क्या है? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि वो तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है ना. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अब
Next, yeah. A laser beam is emerging from a laser tube operating 80 nanometer, has a cross section diameter of 2 millimeter. The diameter of the beam distance of 1 kilometer approximate which is given by. तो आपको क्या करना है कि जब वो 1 किलोमीटर दूर चला जाए तब डायमीटर, लेट्स सपोज L इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बाद, तो पहला उसका कितना था और उसके बाद में कितना बना थीटा। पहले उसका कितना दिया है 2 मिलीमीटर दिया है, तो ये 2 मिलीमीटर रख दिया। 2 कितने मीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद, यानी कि 10 टू पावर 3। और थीटा डेविएशन कितना हो रहा है, डेविएशन की वैल्यू नहीं दी है, डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सिंपल 80 नैनोमीटर है उसको 2 नैनोमीटर से डिवाइड करेंगे, डायमीटर तो दिया ही हुआ है, नैनोमीटर को मिलीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 10 टू पावर -5, 4 इंटू 10 टू पावर -5। इसका सॉल्यूशन ले आना, 82 मिलीमीटर आ जाएगा। 82 मिलीमीटर यानी अप्रॉक्स अपने हिसाब से 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ना, सॉरी मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, यही फॉर्मूला है। ये इनिशियल है, ये उसके बाद का है, उसके लिए आपको डेविएशन ऐसा निकालना। ओके ओके, नेक्स्ट 77। ये देखिए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा OCO और OCS आर रिकॉर्डेड इन अ माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन में दिए हैं, which of the following statements are corrected? Both molecules are show the absorption, both molecules are not showing the absorption, one is showing, one is not showing। See, ये बोल रहा है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव ऑब्जर्प्शन यानी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल OCO के पास है या OCS के पास है, इसके पास नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम है, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं है। अगर OCS है तो आपको पता है एक ज़्यादा है एक कम है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट है, तो ये बताएगा, सिंपल बात हो गई। तो देखिए आपका आंसर कौन सा बन रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। दिस विल शो सम एब्जॉर्प्शन लाइन बट OCO is not showing, so this is the logic behind the answer and D is the correct answer। okay, चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, द क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स आर गिविंग इन अ टेबल। ये दिया है 2 सेट, एज्यूमिंग द JJ कपलिंग और पॉसिबल वैल्यू ऑफ JJ कपलिंग से हमें वैल्यू निकालनी है JJ की। ठीक है, JJ कपलिंग का JJ के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ये दिख रही है L1 की 3 वैल्यू दी है, L2 की 1 दी है, सेम S1 की 1/2 दी है, S2 की 1/2 दी है। N तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि JJ कपलिंग में उसका कोई रोल नहीं होगा। J इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी J इज इक्वल टू L प्लस S होगा। तो पहले आप J1 निकालिए, J1 कहाँ से आएगा, L1 माइनस S1 से लेके 2 L1 प्लस S1। ठीक है, और J2 भी निकालना है, वो आएगा L2 माइनस S2 से लेके L2 प्लस S2। ठीक है, ये निकालिए। L1 क्या है, L1 दिया है क्या, L1 3 दिया है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसका कि ये 3 है, L1 की वैल्यू, सॉरी S1, ये 3 है, 1/2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये क्या है 3 है प्लस 1/2 लिखेंगे। तो ये हटाएंगे तो 5/2 से ले करके 7/2 तक आना है। ठीक है, अब L2 और S2 की वैल्यू लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2, उसको जोड़ेंगे 3/2। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये J1 आया, ये J2 आया। अभी ये J1 J2 ही आया है, उसका कपलिंग करना तो बाकी है, और उसका कपलिंग करेंगे तो क्या आएगा, उसका कपलिंग करेंगे तो पॉसिबल वैल्यू इज़ व्हाट, पॉसिबल वैल्यू इज J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2। अब हर एक के पास J1 हैज़ अ 2 वैल्यू, J2 हैज़ अ 2 वैल्यू, कैलकुलेट ऑल दोज वैल्यू। इफ वी आर टेकिंग लाइक 5/2 to 1/2, 5/2 to 3/2, if we are adding again 7/2 to 1/2,
और इफ़ वी आर सब्सट्रैक्टिंग 7/2 टू 3/2, और इसका आप लीजिए J1 और J2, तो क्या आएगा, J की वैल्यू जो हमें मिल रही है पहले में 2 और 3 मिल रही है, सेकंड में 1 2 3 4 मिल रही है, थर्ड में 3 4 मिल रही है, फोर्थ में 2 3 4 5 मिल रही है. It means what? Your J value is starting from 1 to 5. All are possible. So where is 1 2 3 4 5? 1 2 3 4 5 is a C answer. Okay. First of all, you have to find J1 and J2. Then couple J1 and J2 because JJ coupling is there and JJ coupling is there. You got so many value. Again couple it minus and plus. Then you got a value that call as a JJ coupling. Next, potential energy of a diatomic molecule in terms of interatomic distance R. This is given, and EV, C and N. What we have to find the potential energy, the maximum at R is equal to RE. तो हमें क्या find करना है? We have to find the relationship between M and N. This question is little bit difficult, but not at that kind of difficult, because they are already provided where is the minimum value of UR. Okay, so U is given. Can I write like this? U of R is equal to minus A R raised to minus M plus B R raised to minus N. Just take a derivative. It is a minimum. For minimum it become a 0. So M, sorry, plus हो जाएगा M A R minus M minus 1, again derivative, N B R minus N minus 1. Okay, put equal to 0 for minimum. So if we are equal to 0 for minimum value, then it become M E divided by R M plus 1 minus N V divided by R N plus 1 is equal to 0. So AM divided by BM is equal to RM minus N. So there is nothing comes out from here. Why? Because they are provided one another information. Energy is also minimum at R is equal to RE. So take another derivative, del square U divided by del R square. So take another derivative, so it becomes minus M plus 1 direct from here. M plus 1 A R M plus 2 plus N plus 1 B R N plus 2 greater than 0. Second derivative is greater than 0. Can I drop something from here? Okay, this one is important. Okay, no problem. Okay. C. Now this portion N plus 1 B R N plus 2 greater than M plus 1 A R M plus 2. Common and cancel, M minus N greater than M plus 1 A divided by N plus 1 B. Now put this value. So if I am writing this value, consider AM by BM is greater than M plus 1 A N plus 1 B. Cancel. So remaining value is what? N plus 1 greater than M plus 1. So this meaning is what? N is greater than M. N is greater than M is our correct answer. I am going little bit faster, but it's so simple. Take a first derivative, for minimum it become a 0. Take a second derivative, it is greater than 0. And just put this value in the second one, you got the answer. N is greater than M. मतलब N जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट अब देखें. अब ये मैं नहीं कराऊंगा, ये बहुत लंबा है. ठीक है, लंबा सॉल्यूशन है. बाकी आपको तो पता ही है कि शॉफ्स्की का जो लिखा जाता है आयोनिक सॉलिड सर्टेन टेम्परेचर T पे, वो कैसे लिखा जाता है, वो डेरिवेशन देख लेना आप पूरा. इसका आंसर क्या आएगा? C. ठीक है, आगे देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन एज डिसलोकेटेड इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको गिब्स एनर्जी पता है तो वो ऐसे लिखी जाती है, ये पूरा इक्वेशन है 4 पाई 1 माइनस न्यू ln r डिवाइडेड बाय r0। जब ये मैं करवा रहा था तब मैंने लिखवाया था, लेकिन उसने क्या पूछा है एजिस पे, अगर एजिस पे पूछता है तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हट जाता है और सिर्फ यही पोर्शन बचता है, वो ln वाला पोर्शन हट जाता है। क्या बचा जी, बी स्क्वायर 1 माइनस न्यू, 4 पाई भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये एजिस पे एनर्जी है, ये भी याद रखना, ये स्पेशल केस था उसका। ठीक है, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये भी पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट उसी में से पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँ। हाँ, मैक्सिमम अलोटेड फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर एसोसिएटेड ब्रांच, याद आया? तो कैसे है, कांस्टेंट के कैसे लिख रहे हैं? सिंपल 2k/m, और उसका क्या आएगा रूट के को उसी लगता है ना कांस्टेंट। याद करो जब हम सिलेबस पढ़ा रहे थे एक्रोस्टिक ब्रांच के लिए ऐसे, अच्छा उसमें ऐसे लिखा है 2k डिवाइडेड बाय m रेज़ टू 1/2, तो ये वही है। और कौन सा आंसर है हमारे लिए? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ब्रैग्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इन अ निकल डी दिया है, in found occurs at a glance angle 65, then velocity, simple, Bragg's diffraction law, 2d sin theta is equal to n lambda, खत्म बात। d दिया है, थीटा दिया है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि बताया नहीं है कि कौन सा है, तो और लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, तो इसको रिप्लेस कर दे, इसको रिप्लेस करेंगे तो h/p लिखेंगे, और h/p लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे h/mv, तो h/mv में आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास d है, थीटा है, h है, m है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन बनता है। अब आगे देखें, 84 में क्या दिया है, 84 में भी वही तंगे है कुछ, यूजिंग द टाइट बॉन्डिंग मॉडल से क्वेश्चंस आया है, और वो पूछ रहे हैं इफेक्टिव मास का फार्मूला। इफेक्टिव मास का फार्मूला कैसे लिखना है, h² डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मास h² डिवाइडेड बाय del स्क्वायर E डिवाइडेड बाय del k², हाँ कि ना, और उसमें E दिया है, उसका डबल डिफरेंशिएशन करके यहाँ रख दो, h² के डिविडेंड में आपको आंसर मिलेगा h² 2α² b cos ka। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर A B C और D। अब खुद के कैलकुलेट कर लेना डबल डेरिवेटिव लिख के। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। 10 less than 1 तो कौन सा है, is less than 1, सो दिस इज द आंसर। सॉरी, पॉइंटिंग वेक्टर कहाँ, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। क्रॉनिक-पेंरी मॉडल से क्वेश्चन है, क्रॉनिक-पेंरी मॉडल से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्रॉनिक-पेंरी मॉडल से आ रहा है, p इज लेस देन 1 का किस्सा बताया है, तो ये याद रखने वाला केस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मैं नहीं देखता एग्ज़ाम में, पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। लोएस्ट बॉन्ड के लिए k की 0 वैल्यू रखेंगे, याद है अगर आपको इसका डेरिवेटिव तो आपको याद होगा, बाकी इसको स्किप कर दीजिए। और मेरी सलाह ये है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जी सेट में, जिसका कोई रिलेटेबल आपको महसूस ना हो, तो उसमें से कोई सा भी A B C और D में से टिक करके आइए, क्योंकि देयर इज़ अ नो नेगेटिव मार्क्स इन अ जी सेट एग्ज़ाम, कोई भी नेगेटिव मार्क्स इसमें है नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर देंगे। जैसे इसमें आंसर C आ रहा है, पता नहीं कि कैसे आ रहा है, या उसका डेरिवेशन अभी मुझे भी नहीं याद आ रहा, तो कोई सा भी आंसर टिक करके आइए। अभी मैंने देखा है कि सॉरी C नहीं होगा ना इसका, तो हाँ इसका तो h² होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी B आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, B आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, हॉल इफेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आया है देखते हैं। जर्मेनियम ग्लास, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, थिकनेस दिया है, द पोटेंशियल, हॉल पोटेंशियल दिया है, करंट भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है,
और वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज भी दिया है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, हॉल वोल्टेज अगर आप वो याद रखे हुए हैं, सिंपल फॉर्मूला आर एच इज इक्वल टू क्या, वी एच बी डिवाइडेड बाय आई बी। वी दिया है, हाँ दिया है, बी दिया है, आई दिया है, बी दिया है, लेकिन आपको पूछा तो कंसंट्रेशन है, तो आर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n इज इक्वल टू वी एच बी आई बी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू निकाल दो, वही तो कंसंट्रेशन है। पुट करके रखोगे तो आएगा 6×10⁻²0। कौन सा आंसर है इसमें से, आंसर नंबर इज ए और बी, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर एल्यूमिनियम is given. The critical current which can flow through the long thin superconducting wire aluminum, the diameter is given. अब ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखो, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, V दिया है, और दिया है हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड यानी H की वैल्यू। दूसरी किसकी वैल्यू है, हमारे पास करंट की वैल्यू है, I की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू दी है, डायमीटर की वैल्यू दी है, यानी रेडियस की वैल्यू या डायमीटर या रेडियस की वैल्यू दी है, यानी ये एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चंस। एम्पियर सर्किटल लॉ याद है, V/dl इंटीग्रेशन विच इज़ इक्वल टू μ0I। अब इसमें क्या है वो बता रहे हैं कि पूरे में से, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे B, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr, ये μ0 और I, और वो तो मैंने पहले ही बता दिया, μ0h, B इज इक्वल टू μ0h। सो यहाँ μ0h रख देंगे, 2πr हो जाएगा, ये μ0I हो जाएगा, μ0 ख़त्म। h की वैल्यू दी है, हाँ 2π जानते हैं, डायमीटर दिया है, रेडियस निकल जाएगा। करंट की वैल्यू पहले से ही दी है, सॉरी ये करंट कहाँ है, ये तो I है, I यानी क्या, सॉरी IC तो फाइंड करना है ना, हाँ क्रिटिकल करंट, सॉरी करंट की वैल्यू कहाँ दी, करंट ही फाइंड करना है। करंट की वैल्यू अगर ये सारे वैल्यू पुट कर दोगे तो IC की वैल्यू हो जाएगी 2.48 एम्पियर, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, 2.48, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ मेटल enters the superconducting state, what happen, it becomes order, its free energy decreases। theoretical question, answer number A। next, the number of point group in 2 dimension, पता है कितने हैं, 10 है। अगर कोई पूछता है कि 3D में आपके पॉइंट ग्रुप कितने हैं, 32 है। स्पेस ग्रुप कितने हैं, 230 है। सेम क्वेश्चन 2D में है, पॉइंट ग्रुप कितने हैं, 10 है। वो कितने हैं, 32 या कितने थे, हाँ उतने ही हैं स्पेस ग्रुप, वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट 90 में क्या है, असिमेट्री ऑफ दिस एम्पेरिकल मास फार्मूला इज बिकॉज ऑफ व्हाट, theoretical, unequal number of proton and neutron inside the nucleus। वही है, याद आया, मैंने पहले ही टिक करवाया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड नियॉन में वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, विच मीन्स सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल इंक्लूड द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। कौन सा दिया है, बोरॉन दिया है 511, तो स्पिन और पैरिटी कितनी होगी, पहले आपको पता है कि आपको इसमें लिखना है, 11 बनने हैं, जैसे 1s 1/2, 1p 3/2, इसमें कितने जाएंगे 2, इसमें कितने जाएंगे 4, हाँ कि ना। नंबर का अगर डबल डिजिट का नंबर है तब तो कोई इवन, अगर और नंबर है तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हाँ, प्रोटॉन आपके पास 5 है, न्यूट्रॉन बन गए 11 - 5 6, अगर 6 है, 8 है, 2 है, 4 है,
तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो उसमें रोल करते ही नहीं है। जो इवन नंबर है उसकी बात है, तो इसमें गए 2, इसमें गए 3, तो एंड क्या आ रहा है 3/2। और 3/2 का आपको स्पिन और पैरिटी का पता है। स्पिन और पैरिटी कैसे लिखते हैं, -1 रेस टू क्या लिखेंगे, क्वांटम ऑर्बिटल नंबर। क्वांटम ऑर्बिटल नंबर क्या लिखेंगे, एस में होता 0 आएगा, डी में होता 2 आएगा। अगर ये डी में होता तो ये 3/2 आंसर आता, लेकिन ये लास्ट पी में है तो ये -3/2 और उसकी पैरिटी ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इस क्वेश्चन में दिया है कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे लो वाला कौन सा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर ठीक आएगा। तो हमें कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे लोएस्ट हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे ज़्यादा कौन सा है, उससे ज़्यादा है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। उससे ज़्यादा कौन सा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उससे ज़्यादा कौन सा है स्ट्रॉन्ग। ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ग्रेविटेशनल कहाँ है 3, उससे वीक कहाँ है 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ है 4, स्ट्रॉन्ग कहाँ है 2। दिस इज द आंसर, जस्ट कंपेयर इट। 3, 1, 4, 2। वेयर इज 3, 1, 4, 2? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, what must be the temperature of gas deuteron, the average kinetic energy of deuteron has to be generated, then estimate barrier height। estimate barrier height कितनी है, barrier potential height B is given and Boltzmann constant is given। so आपको क्या फाइंड, सॉरी इन दिस क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर। और टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है आपको। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है, बैरियर पोटेंशियल के हाइट जितनी तभी। और उसको कैसे लिखते हैं 3/2 के बीच ही। ये कितना होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए 350 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3/2 के बी की वैल्यू दी है 1.38 × 10⁻23। टी की वैल्यू निकाल लो। टी की वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻9 के × 9 के, मतलब आंसर कौन सा आया, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिखने में हार्ड था लेकिन फॉर्मूला इजी था। नेक्स्ट, अब तो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन ही हैं। चूज द पार्टिकल एज अ जीरो बारियन नंबर। कौन सा है, नहीं न्यूट्रॉन नहीं, पायोन इज द करेक्ट आंसर। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट द मैचिंग पेयर्स ऑफ रिएक्शन विद द कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें से आप देख लेना कौन सा बारियन का कंजर्वेशन है लैप्टॉन का, मैंने बहुत पहले से सिखाया हुआ है। और मैंने अगर इसमें से फाइंड किया तो इसमें बारियन का कंजर्वेशन 4 आया, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the rate of energy loss by ionization of a relativistic charged particle traveling through the matter is what? It is independent to the energy ना, उसका और इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो एनर्जी से इंडिपेंडेंट है। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, दिस इज द इक्वेशन, द relativistic velocity of this and this। इट मीन्स आपको एम का पाई और एम का म्यू के केस में उसकी वेलोसिटी डिफाइन करनी है। अब मैं इसको पूरा साबित नहीं करने जाऊंगा, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका पाई है उसमें से आप घटाओगे म्यू का, हर एक का स्क्वायर आएगा, और फिर उसका ऐड करोगे, यानी क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ फार्मूला है, लेकिन ऊपर कुछ घटाना है, नीचे टोटल है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं अभी डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए, एनर्जी रिलीज्ड इन MEV। एनर्जी कैसे रिलीज्ड होती है, जो फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट, mc², और सबका क्या दिया है, मास दिया है। सो मास का जो चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए और उसको C से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा इन MEV में। MEV, दिस इज द आंसर, आंसर इज C। ठीक है, अब मैं सबका वो लिख के फिर उसका डेल्टा एम निकाल के उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आप कर लेना। आगे देखें,
two nuclei can fuse together from a helium nucleus. R0 is given. Find the potential energy V repulsive between two nucleus. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर लेना. लास्ट क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि सारे मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दूंगा, ये तो मैंने पहले ही बताया था. बी इज़ द करेक्ट आंसर. अब लास्ट मैं देख लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि सर तो डायरेक्ट ही सॉल्यूशन बता देते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सरेलेटेड एंड द काइनेटिक एनर्जी 2 MeV. M0 इज गिवन. यानी कि क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक्सरेलेटेड हुआ है तब उसका मास फाइंड करना है. तो रेस्ट मास कैसे लिखते हैं हम, बताइए. रेस्ट को कैसे लिखते हैं, रेस्ट mc². रेस्ट दिया है, m तो दिया है, c को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 511 MeV. अब आपको टोटल एनर्जी दी है, कैसे लिखते हैं, काइनेटिक प्लस रेस्ट मास एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी है 2 MeV प्लस रेस्ट मास एनर्जी है 0.511 MeV. सो टोटल क्या आया, टोटल आया 2.511 MeV. ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई. और उसी में से सेम फॉर्मूला, रिलेटिविस्टिक मास mc², रिलेटिविस्टिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, m फाइंड कर लीजिए, आ जाएगा 44.56 into power minus 31. This is the method to find it. So our answer become what? Our answer is D. D is our correct answer. 44.655 10 to power minus 31. Okay. So thank you to everyone for the support, and always believe in physics की दृष्टि. Next time on this channel you got a solution for paper 2022, solution 2023 also, plus some notes and plus important question I will share, and I will share a notes in description video from second or third next. Okay, so be a part of physics की दृष्टि, and our next paper is 2022 solution and 23 full solution, and also in support of part 1 I will upload also part 1 for 21, 22 and 23, how to solve in a faster way. Okay, and what thing is required to read for physics I will explain in I think next third or fourth video. Okay, so for this kind of information, ऐसी ही information जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें फिजिक्स की दृष्टि. थैंक यू वेरी मच टू ऑल. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट. थैंक यू.